अगर आपकी आदत है कि आप लोगों को बीच बीच में टोक के बात करते हो, तो दैट इज अ वेरी रूड थिंग टू डू। आप अपनी खुद की मेंटल हेल्थ पे कैसे वर्क करते हो? आप जो एडवोकेट कर रहे हो वो आपको पहले फॉलो करना चाहिए। बैलेंसेस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत 9 to 5 काम करना पड़ेगा। इसके लिए कौन कौन से एग्जाम्स है जो क्लियर करने पड़ते हैं? एक मास्टर्स डिग्री आपको बहुत आगे लेके जाती है फील्ड में। वैसे छोटी छोटी चीजें, ये 3 मेजर स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ती है अपने आप में। देन यू आर वेरी गुड टू गो टू टेक अ फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू यू, अगर कोई भी स्टूडेंट परस्यू कर रहा है इस फील्ड को, तो उसमें पहले से ही या फिर आगे चल के अगर उसको बिल्ड भी करना होगा, तो ऐसे कौन कौन से मेजर स्किल्स हैं जो उस इंसान में या बच्चे में हो, या फिर आगे चल के उसको उस पर वर्क करना ही पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में आना है तो? सबसे पहली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिकल्ट स्किल है सेल्फ अवेयरनेस। हमें अवेयर होना चाहिए हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या है, किस चीज में हम अच्छे हैं। साइकोलॉजी में आना इट्स नॉट जस्ट अबाउट अरे फैसिनेटिंग है, मुझे भी माइंड पढ़ना है, या मुझे लोगों से बात करनी बहुत पसंद है तो शायद मैं काउंसलिंग में अच्छी होंगी। देर आर सर्टन ये टेक्निक्स या सर्टन थ्योरीज डीप में अगर आप जाके पढ़ोगे तो कभी कभी हमें भी स्टार्टिंग में ऐसा, मुझे भी ऐसा होता था जब मैं डीप में कुछ थ्योरी पढ़ती थी माइंड के बारे में या नेचर के बारे में या पर्सनैलिटी के बारे में। वो ऐसा होता था कि अरे ये तो मुझे भी है, अरे ये तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है। तो सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी स्किल है जो अगर आपको लगता है कि आप काफी सेल्फ कॉन्शियस हो, आप या तो आप काफी सेल्फ अवेयर हो कि मुझ में ये प्रॉब्लम्स हैं या मुझ में ये स्ट्रेंथ्स हैं, so then you can definitely dynamically change yourself and go for the field. सेकेंड स्किल होगी एम्पथी। सिंपथी आप नहीं दे सकते हो पेशेंट्स को, आपको एम्पथी डेवलप करनी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपथी मतलब अरे मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है तो मैं ओके मैं सुन रही हूँ, बट आई एम अगेन कंपेयरिंग योर प्रॉब्लम्स विद माइंड, कि अरे इनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, शायद मेरी लाइफ की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, या मेरी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये प्रॉब्लम के साथ डील कर रही हूँ। माइंड में जो हमारे थॉट्स चलते हैं, दैट्स एम्पैथी। वो अगर हम करने लगे तो हम थेरेपी कभी नहीं दे सकते, या साइकोलॉजी में हम एडवांस नहीं कर सकते। हमें हमेशा एक एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट की प्रॉब्लम सुननी चाहिए, जहाँ पे हम अपने आप को उनके प्रॉब्लम्स में रखें और हमारी लाइफ को पीछे बैकग्राउंड में रखें उस टाइम पे। बिकॉज एक कंप्लीट गुड लिसनर होना, विच इज द थर्ड स्किल, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, या ये फील्ड में आप कुछ भी करना चाहते हो। अगर आपकी आदत है कि आप लोगों को बीच बीच में टोक के बात करते हो, या बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज रखते हो, या अपना पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लगता है कि नहीं नहीं ये जो बोल रहे हैं बीच में रोके, नहीं नहीं मेरा पॉइंट सुनो, मेरी आवाज सुनो, देन यू हैव टू ट्राई एंड चेंज दैट एंड बी अ गुड लिसनर। पहले आपको ऐसा होगा स्टार्टिंग में कि एक एक घंटा आपको बस सुनना पड़ेगा विदाउट सेइंग अ वर्ड। कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बोलने के लिए कुछ आउटलेट नहीं होता है, जिनके इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं, उनको बस कोई चाहिए कि वो बोल पाए या अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। तो उस टाइम पे अगर आप किसी को टोक देते हो तो दैट इज अ वेरी रूड थिंग टू डू। तो ये 3 मेजर स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ती है अपने आप में। देन यू आर वेरी गुड टू गो टू टेक द फील्ड। अच्छा, एज यू सेड अभी बात करते करते कि आपको अपना लाइफ अलग रखना पड़ता है, तो बट यू आर ए काउंसलर, करेक्ट। बट ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, आपके भी खुद ऑफ के कोर्स। problems रहते हैं। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सही रखते हो? क्योंकि आप दिन भर लोगों का बैगेज ले रहे हो, आप दिन भर लोगों का काइंड ऑफ गम सुन रहे हो कि हाँ ठीक है आपकी प्रॉब्लम है, आप ये, तो आप अपनी खुद की मेंटल हेल्थ पे कैसे वर्क करते हो? अपनी मेंटल हेल्थ को, वो प्रेशर जो बिल्ड रहता है पूरे टाइम कि मेरे को इस पेशेंट पे ध्यान देना है, इसको सही करना है, इसके लाइफ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सारा प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये कोई टेक्स्ट बुक आपको सिखाती नहीं है। जैसे मैंने बोला, आपको अपने बैगेजेस बैक एंड पे रखने पड़ते हैं जब आप इतने सारे प्रॉब्लम्स लोगों के डे इन डे आउट सुन रहे हो। तो ऑलवेज बी इन टच विद योर पर्सनैलिटी, ऑलवेज बी इन टच विद योर हॉबीज। तो जब भी मुझे डी स्ट्रेस करना होता है, या मुझे ऐसा लगता है कि अरे आज बहुत स्ट्रेस हो गया मुझे खुद, तो एक मेंटल हेल्थ ब्रेक लेनी चाहिए। मुझे जैसे म्यूजिक सुनना काफी पसंद है, या नेचर में वॉक करना काफी पसंद है, तो बीच बीच में मैं टाइम निकालती हूँ अपनी हॉबीज के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत बिजी डे है या बहुत पैक शेड्यूल है तो आप अपने आप पे ध्यान नहीं रखोगे। आई ट्राई एंड डू सम योगा एक्सरसाइजेस ऑल्सो, जो माइंड के लिए बहुत कामिंग होती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें अपने शेड्यूल में आपको हमेशा अपने
अपना ध्यान रखने करनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी एडवाइस देते हो लोगों को कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, खुद ही अगर आप नहीं रख पाओगे तो शोज ऑन योर फेस। सो खुद की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई शर्म नहीं है। आई ऑल्सो टेक मेंटल हेल्थ डेज ऑफ, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा किसी केस का इफेक्ट हो रहा है, या मैं बहुत कंटिन्यूस 10 दिन से 8-8 बजे तक काम कर रही हूँ, तो आई टेक अ डे ऑफ जस्ट फॉर माई सेल्फ। उस दिन शायद मैं सिर्फ सोऊंगी, या मैं बाहर शॉपिंग जाऊंगी, या कुछ भी। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, आई गो फॉर योगा क्लासेस या म्यूजिक सुनूंगी। तो दिन में भी आई कीप अ सर्टेन लिमिट ऑफ आवर्स कि मैं इतने ही घंटे काम करूंगी। मे बी 5:36 के बाद मैं पेशेंस देखना बंद कर देती हूँ, एंड देन आई नो कि ओके, रिफ्रेश होने आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। सो मी टाइम होना, मेंटल हेल्थ डेज ऑफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ऑल्सो, स्पेशली क्योंकि आप जो एडवोकेट कर रहे हो वो आपको पहले फॉलो करना चाहिए, नहीं तो वो सीरियसनेस नहीं आएगी। सही बात है। तो व्हाट आर द ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, लाइक अगर एक स्टार्टिंग स्टेज से लेकर के एक हायर स्टेज तक कहाँ से कहाँ तक जा सकता है प्रोफेशन, और क्या पे चेक रहता होगा इसमें स्टार्ट से लेकर के आगे अगर आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं तो? देखिए, बिकॉज इट्स अ वेरी नीश फील्ड, बहुत न्यू फील्ड है, तो इसमें ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज की तो लिमिट ही नहीं है। आप यू स्टार्ट फ्रॉम योर बैचलर्स, अगर मैं डिग्री वाइज जाऊँ तो देन यू गो टू योर मास्टर्स। आजकल स्पेसिफिकली लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इंडिया में मास्टर्स इन न्यूरोसाइकोलॉजी उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट रिमूव किया है जो पहले हमारे टाइम में नहीं था। वी जस्ट हैड अ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कॉल्ड न्यूरोसाइकोलॉजी। तो उसमें आप आगे जाके एडवांस रिसर्च भी कर सकते हो। उसमें आप वो मास्टर्स करके यू कैन बी अ लाइसेंस प्रोफेशनल ऑल्सो, एंड ग्रोथ इज इमेंस, क्योंकि कैसा रहता है, ये डेवलप फील्ड नहीं है, अभी भी हमें बहुत लोग चाहिए इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए, बिकॉज जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो अब्रॉड में डेफिनेटली यूएस देखिए, यूके देखिए, वहाँ पे बहुत एडवांस है। इंडिया में अभी भी पॉपुलेशन वाइज हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलिए, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स बोलिए, अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉपुलेशन कम है। सो वी एज प्रोफेशनल्स ऑल्सो फेस इश्यूज लाइक दीज। तो आई वुड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल टू एंटर द फील्ड, वेरी वेलकम इन द फील्ड, जहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे काम करिए, रिसर्चेस करिए, पेपर्स पब्लिश करिए, एंड पेचेक की बात करें तो इट इज जस्ट लाइक एनी अदर फील्ड, जहाँ आप स्टार्टिंग अगर मेरे को एक फिगर रखना है तो अराउंड 20-25 से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग जॉब, एंड यू कैन मल्टीप्लाई। आपका इसमें कैसा रहता है, आप एक एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो, आप फ्रीलांस भी कर सकते हो, आप कंपनी के साथ टाई अप भी ले सकते हो, आप फुल टाइम हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स देख सकते हो, या इफ यू आर वेरी इन एंटरप्रेन्योरल फेज आप अपना क्लिनिक भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो ऑप्शंस वाइज देखा जाए तो ये काफी ऑप्शंस हमारे लेके आता है, एंड ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि आप अपने लाइफ बैलेंसेस, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत 9 to 5 काम करना पड़ेगा। आप मैरिड हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप फैमिली ओरिएंटेड हो, आपको टाइम कम देना है या इतना ही टाइम आप काम कर सकते हो हेल्थ रीजंस की वजह से, बहुत फील्ड ही पूरी एम्पैथेटिक है। आपको जैसा चाहिए आप अपने हिसाब से चीजें बना सकते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ वर्किंग इन अ फील्ड दैट्स नॉट वेरी डेवलप्ड। यू कैन क्रिएट न्यू थिंग्स। अगर क्रिएटिविटी आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या आपको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ मैं देखना चाहती हूँ अपने आप को आगे करते हुए, कि मैं एज अ कंसल्टेंट काम करूँ, एज अ डॉक्टर काम करूँ, या पीएचडी लेके आए, जॉइन अ हॉस्पिटल, तो इससे आपका क्या होता है, यू कैन टाई अप विद अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड हैव अ वेरी गुड अर्निंग स्किल। तो एज यू हैव सेड अर्लियर कि मास्टर्स कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं, क्या कॉमर्स स्टूडेंट वाला या फिर मैथ्स स्टूडेंट वाला भी एक साइकोलॉजी के लिए, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए जा सकता है? और क्या क्या पढ़ाई बेसिकली मैंडेटरी रहती है कि हाँ अगर आपको इस फील्ड में आना है, तो जैसे कि डॉक्टर बनते हैं तो नीट का एग्जाम आपको क्लियर करना ही पड़ता है, तो इसके लिए कौन कौन से एग्जाम्स है जो क्लियर करने पड़ते हैं, और कौन सा कॉलेज आपके हिसाब से बेटर रहता होगा? यहाँ से पढ़ेंगे तो आई गेस आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छी पढ़ाई मिलेगी और आप काफी अच्छा एक साइकोलॉजिस्ट बन के निकलेंगे। करेक्ट। कॉलेज वाइज तो आई थिंक सबको पता है, साइकोलॉजी में बैंगलोर निमहांस इज वेरी फेमस। अगर आपको स्पेसिफिकली न्यूरो साइकोलॉजी करना है तो उन्होंने मास्टर्स और बैचलर्स न्यूरो साइकोलॉजी में ऑलरेडी 2-3 ईयर्स से रनिंग, एंड काफी अच्छी रिसर्च चल रही है साइकोलॉजी में। बाकी दिल्ली में अगर देखें तो काफी कॉलेजेस हैं, नॉर्थ साइड हम देखें तो
Punjab also has very good colleges. There's Medical College Chandigarh which has very good prospects in courses. ऐसा कुछ एग्जाम नहीं है जो आपको देना पड़ता है. आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, आप आर्ट से हो, यू कैन डेफिनेटली बी वेलकम्ड इन द साइकोलॉजी फील्ड बेसिकली. बट ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, आर्ट्स में माना जाता है. बट आई डोंट नो आर्ट्स में क्यों डाला है, बिकॉज इट हैज अ लॉट टू डू विद मेडिकल एंड साइंसेस. ओके, सो आपको थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज अगर है या मैथ्स की नॉलेज है, बिकॉज ये सब्जेक्ट में हम स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में बहुत बहुत कवर करते हैं विद SPSS सॉफ्टवेयर एंड एडवांस स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस. ये सब भी साइकोलॉजी में होता है. सो आप कोई भी फील्ड से हो, डू नॉट हेजिटेट. आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, रिसर्च करिए. साइकोलॉजी में भी आई थिंक 9 to 10 टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैं. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है जो बच्चों पे काम करती है, पीडियाट्रिक साइकोलॉजी है, न्यूरो साइकोलॉजी है, बेसिक साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए रेमेडियल एजुकेशन है. सो बहुत ऐसी डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ आप एक पॉपुलेशन चूज करके काम कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है. आपको बैचलर्स करना पड़ता है, आर्ट्स में कीजिए या आपका कॉमर्स का बैचलर्स है, देन यू कैन टेक एडमिशन फॉर मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी. आपके ऊपर है, जो भी आपको इंटरेस्ट देता है आप ले सकते हो. एक मास्टर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है टू प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट. उसके मास्टर्स डिग्री के बगैर अगर आप सिर्फ एक सोच रहे हो कि अरे चलो सर्टिफिकेट कोर्स करके 4 दिन या 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके हम एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, तो आप ही फील्ड में देखोगे कि आप बहुत पीछे हो. बिकॉज एक 6 मंथ्स में आप टेक्निकल नॉलेज सीख सकते हो. मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आपको टेक्निकल नॉलेज आएगी, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो एक मास्टर्स में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आपके खुद पे काम करने लगाते हैं. तो ये जो मैंने लाइफ स्किल्स बोली थी जो आपको डेवलप करनी होती है, ये एज अ मास्टर स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते हो. तो आई फील जितना भी मैंने एज एक्सपीरियंस किया है, एक मास्टर्स डिग्री आपको बहुत आगे लेके जाती है फील्ड में. उसके बाद अगर आपका मन है कि आपको और कॉन्ट्रीब्यूट करना है रिसर्च में, आपको और पढ़ना है, तो आप MPhil कर सकते हो, PhD कर सकते हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज आते हैं स्पेसिफिक थेरेपीज में, स्पेसिफिक चीजों में. तो आप वो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल न्यूरो साइकोलॉजी में काम कर रहे हो तो आप PG डिप्लोमा कर सकते हो उसमें. थेरेपीज में काम कर रहे हो तो आप उसमें कर सकते हो PG डिप्लोमा. सो इट्स एज आई सेड, फील्ड इज नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस. सो आई फील जैसे आपने बोला ना, कोई वे है, कोई सर्टन डिग्री है, सर्टन एग्जाम है जिससे आप एक साइकोलॉजिस्ट माने जाते हो. सो आई फील दैट इम्पोर्टेंट डिग्री इज मास्टर्स. एक मास्टर्स हो गया, देन यू आर, मतलब एक दिमाग में भी फ्री थॉट रहता है कि ओके अब मुझे पता है मुझे क्या करना है. तो वो टर्निंग पॉइंट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट इज अ मास्टर्स डिग्री एंड गेटिंग योर RCI लाइसेंस. ऑफ कोर्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से जो लाइसेंस मिलता है, उनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो क्या क्या कोर्सेज और क्या क्या कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से. तो वहाँ अगर वही पर्टिकुलर कॉलेज आप चूज करते हो और वही कोर्स चूज करते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाता है टू प्रैक्टिस एज अ लाइसेंस्ड मेडिकल साइकोलॉजिस्ट. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट आई गेस परस्यू करते होंगे साइकोलॉजी के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ने के बावजूद जब वो फील्ड वर्क में आते होंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, कि नहीं कंटिन्यू नहीं कर पा रहे. एट दैट स्टेज जब वो प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है. तो इज देयर एनी अदर ऑप्शन दे कैन एक्सप्लोर, क्योंकि अब इतना पढ़ाई तो हो गया, उन्होंने काफी सारा टाइम इन्वेस्ट कर चुका है, तो क्या इसी फील्ड में और कुछ भी है जो वो कहीं और जा सकते हैं और वो किसी और चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू?